मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर का अगला सिलेबस का चैप्टर है चैप्टर 11 सॉइल एंड वाटर केमिस्ट्री। चलिए इस पर बात करते हैं, इसके एमसीक्यूज को कवर करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री प्रिंसिपल, एप्लीकेशन एंड टाइप। विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पदार्थों की पहचान और मात्रा का निर्धारण करना। गुणात्मक विश्लेषण क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मुख्य उद्देश्य क्या है? पदार्थों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मात्रात्मक विश्लेषण क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मुख्य उद्देश्य क्या है? पदार्थों की मात्रा का निर्धारण करना। स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रकार का विश्लेषणात्मक उपकरण है? ये एक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के विश्लेषण करने वाला उपकरण होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किस विश्लेषण के लिए किया जाता है? इसका प्रयोग मिश्रणों के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ वाटर डिजॉल्व गैसेस। इसके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का जो रासायनिक सूत्र है वह होता है H2O। प्राकृतिक जल में घुली हुई मुख्य गैसें कौन सी है? इसका आंसर है, प्राकृतिक गैस में जो घुली हुई गैस है वो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? मात्रा को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक है वो उपरोक्त सभी है, तापमान, लवणता, वायुमंडलीय दाब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक उपरोक्त सभी है। ठीक है, इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। जल की अम्लता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अम्लता को जो मापने के लिए pH मीटर का उपयोग किया जाता है। अम्लता और क्षार अर्थात बेस लवणता को मापने के लिए दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है pH, एसिड, बेस एंड साल्ट, हाइड्रोजन आयन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ pH एंड बफर एंड वाटर एनालिसिस। चलिए इस पर बात करते हैं। pH स्केल किस सीमा में होता है? pH स्केल जो होता है वो ऑप्शन सी 0 से 14 के बीच की स्थिति को मापता है। pH 7 किसको दर्शाता है? उदासीनता को दर्शाता है। pH के बारे में समझ लो, ये हो गया 0 बीच में होता है, यहाँ से -14 उल्टे क्रम में जाता है और सीधे क्रम में +14 जाता है। ठीक है, इस तरह इसका क्रम होता है। बफर का कार्य क्या है? बफर का जो कार्य है क्या क्या कैसे होता है? बफर का कार्य pH को स्थिरता प्रदान करना है। जल विश्लेषण में किस प्रकार के परीक्षण शामिल होते हैं? जल विश्लेषण की अगर हम बात करें तो इसमें डी क्या है? डी उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, क्योंकि किसके बाद है? जल विश्लेषण के परीक्षण में की बात हो रहा है, जो pH मांग किया जाता है, पोषक तत्व किया जाता है, जैविक ऑक्सीजन मांग BOD आवश्यक है, रासायनिक ऑक्सीजन की मांग COD आवश्यक है। इन सभी का उपयोग किया जाता है, परीक्षण में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की जो कठोरता होती है वह सामान्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण होती है। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? मृदा का जो निर्माण है वह चट्टानों के अपक्षय से, जैविक पदार्थों के अपघटन से, खनिजों के निक्षेपण से। उपरोक्त सभी कारक जिम्मेदार है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मृदा के भौतिक गुणों में क्या शामिल है? मृदा के जो भौतिक गुण हैं उसमें
बनावट, संरचना, घनत्व, पीएच, लवणता, पोषण तत्व, जैविक पदार्थ, जल धारण क्षमता, उपरोक्त सभी जिम्मेदार हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की बनावट किससे निर्धारित होती है? मृदा की जो बनावट है वह रेत, गाद, चिकनी मिट्टी के अनुपात पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की संरचना किससे निर्धारित होती है? संरचना की बात करें तो यह मृदा कणों की व्यवस्था पर आधारित होती है। मृदा की जल धारण क्षमता किस पर निर्भर करती है? मृदा की जो जल धारण क्षमता है वह बनावट, संरचना, खनिजों के प्रकार, जैविक पदार्थों की मात्रा, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। मृदा रसायन विज्ञान पर इम्पॉर्टेंट MCQ को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, मृदा के रासायनिक गुणों में क्या शामिल है? रासायनिक गुण में क्या शामिल होता है? पीएच, लवणता और पोषक तत्व। ऑप्शन ए। जलीय कृषि के लिए मृदा का आदर्श पीएच कितना होना चाहिए? ये 0.55 से 0.8 होना चाहिए। ऑप्शन ए। जलीय कृषि के लिए मृदा में किस प्रकार के पोषक तत्व आवश्यक होने चाहिए? ये है उपयुक्त सभी प्रकार के आवश्यक तत्व शामिल होने चाहिए। ठीक है, इन सभी पोषक तत्वों का शामिल होना चाहिए। जलीय कृषि के लिए मृदा में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, जस्ता, तांबा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 फिशरीज इंस्पेक्टर का, फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। चलिए इसके MCQs को कवर करते हैं। पहला टॉपिक है माइलस्टोन इन माइक्रोबायोलॉजी, कंट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूवेनहॉक, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोसेफ लिस्टर एंड विनोग्रेड्स्की। ठीक है, इसके योगदान को समझते हैं। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों की खोज किसने की? सूक्ष्म जीवों की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक शामिल है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया किसने विकसित की? लुइस पास्चर इससे संबंधित है। रोग के कीटाणु सिद्धांत, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को किसने स्थापित किया? रॉबर्ट कोच शामिल है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के अध्ययन में किसका योगदान है? सर्गे विनोग्राड्स्की का योगदान है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोपी, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेज, कंट्रास्ट, स्टीरियो, SEM एंड TEM। चलिए इस पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, उज्ज्वल क्षेत्र सूक्ष्मदर्शी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का उपयोग किस प्रकार के नमूने के लिए किया जाता है? रंगे हुए नमूने के लिए किया जाता है। गहरा क्षेत्र सूक्ष्मदर्शी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप किस प्रकार के नमूने के लिए प्रयोग किया जाता है? जीवित और बिना रंगे हुए नमूने के लिए किया जाता है। चरण कंस्ट्रक्ट सूक्ष्मदर्शी फेस कंस्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप किस लिए उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग प्रकाश के अपवर्तन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEM का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वही TEM का पूर्ण रूप क्या होता है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं माइक्रोबायल टैक्सोनॉमी, बर्गीस एंड मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमिस की। बर्गी की नियमावली, बर्गीस मैनुअल किस क्षेत्र से संबंधित है? ये क्षेत्र क्या है? जीवाणुओं का वर्गीकरण है। आणविक वर्गीकरण किस पर आधारित है?
आणविक वर्गीकरण जो है वह अनुवांशिक सामग्री पर आधारित होता है, ऑप्शन सी। 16 SR RNA का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग सामान्यतः जीवाणुओं की पहचान के लिए किया जाता है। आणविक वर्गीकरण में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? उस तकनीक का नाम है उपयुक्त तीनों तकनीक है, DNA, प्रोटीन और लिपिड। इन तीनों तकनीकों का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बर्गेस की नियमावली में जीवाणुओं को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? जीवाणुओं को वर्गीकृत करने के लिए इसमें शारीरिक और रासायनिक लक्षण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला प्रश्न, बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव होते हैं? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। कवक किस प्रकार के जीव होते हैं? ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं। विषाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? विषाणु एक अकोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं? ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं। शैवाल किस प्रकार के जीव होते हैं? शैवाल जो है वो भी यूकैरियोटिक प्रकार के जीव होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल फीचर, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, आर्किया, माइकोप्लाज्मा एंड रिकेट्सिया। इसके संबंध में MCQ को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है विषाणु किस प्रकार के जीव हैं? अभी हमने बात किया विषाणु अकोशिकीय जीव होते हैं, ऑप्शन बी। साइनोबैक्टीरिया किस प्रकार के जीव होते हैं? ये प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिनोमाइसीटीज का मुख्य महत्व क्या है? इसका मुख्य महत्व की बात करें तो यह एंटीबायोटिक उत्पादन करता है। आर्किया किस प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं? आर्किया जो है वो चरम वातावरण में पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा की मुख्य विशेषता क्या है? माइकोप्लाज्मा जो है कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति इसकी मुख्य विशेषता है। माइक्रोबियल अनुवांशिकी सामान्य सिद्धांत, अनुवांशिक पुनर्योजन, इसके संबंध में हम MCQs कवर करते हैं। पहला प्रश्न है अनुवांशिक पुनर्संयोजन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अनुवांशिक विविधता उत्पन्न करना। परिवर्तन में क्या होता है? परिवर्तन में बाह्य DNA का अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट, पारगमन में क्या होता है? पारगमन में अगर हम बात करें तो बाह्य DNA का अवशोषण किया जाता है। संयुग्मन कंजक्शन में क्या होता है? कंजुगेशन में क्या होता है? कंजुगेशन में हम, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अनुवांशिक पुनर्संयोजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मुख्य उद्देश्य हमने बात किया, अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होता है। परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में हमने बात किया DNA का अवशोषण होता है। और वहीं पर पारगमन ट्रांसडक्शन में क्या होता है? ट्रांसडक्शन में ये बैक्टीरियोफेज द्वारा DNA का स्थानांतरण होता है, इसे सुधार लेना, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुग्मन कंजुगेशन में क्या होता है? कंजुगेशन में प्लाज्मिड का स्थानांतरण होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोबियल अनुवांशिकी का मुख्य महत्व क्या है? माइक्रोबियल अनुवांशिकी का मुख्य महत्व है एंटीबायोटिक प्रतिरोध का अध्ययन, अनुवांशिक इंजीनियरिंग और रोग निदान, उपरोक्त सभी इसके महत्व है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जलीय सूक्ष्मजीव विज्ञान किसका अध्ययन है? जलीय सूक्ष्मजीव विज्ञान सामान्यतः
जलीय वातावरण में सूक्ष्मजीवों का अध्ययन है। जलीय सूक्ष्मजीव विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है उपरोक्त सभी। ठीक है, जलीय सूक्ष्मजीव विज्ञान में किस प्रकार के सूक्ष्मजीवों का अध्ययन होता है? किस प्रकार के सूक्ष्मजीवों का अध्ययन होता है? जीवाणु, कवक, शैवाल और विषाणु प्रकार के सूक्ष्मजीवों का अध्ययन होता है। बात करें तो यहाँ सूक्ष्मजीव की बात हो रही है। जलीय सूक्ष्मजीव विज्ञान का अनुप्रयोग किस क्षेत्र में होता है? अनुप्रयोग की बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में इसका अनुप्रयोग होता है, एप्लीकेशन होता है, यूज होता है। जलीय सूक्ष्मजीव विज्ञान में बायोफिल्म का क्या महत्व है? बायोफिल्म की बात करें तो यह पोषक तत्वों का चक्रण, जल शुद्धिकरण, रोगजनक सूक्ष्मजीवों का संचयन, उपरोक्त सभी में इसका महत्व है बायोफिल्म का। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीज साइकिल की बात की गई है इसमें। चलिए इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं। कार्बन चक्र में मुख्य भूमिका किसकी होती है? कार्बन चक्र में मुख्य भूमिका जो है वो प्रकाश संश्लेषण जीव की होती है। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रीकरण का क्या अर्थ होता है? नाइट्रीकरण का अर्थ होता है अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन। सल्फर चक्र में किस प्रकार के जीवाणु महत्वपूर्ण होते हैं? सल्फर चक्र में जो जीवाणु महत्वपूर्ण है वह सल्फेट अपचायक जीवाणु है। फास्फोरस चक्र का मुख्य स्रोत क्या है? फास्फोरस चक्र का मुख्य स्रोत की अगर बात करें तो यह होता है, क्या होता है? यह चट्टाने होता है। ऑप्शन ए चट्टान होता है। ठीक है, लोहा और मैग्नीज चक्र में किस प्रकार के जीवाणु महत्वपूर्ण हैं? लोहा और मैग्नीज चक्र में समान सी बात है, लोहा और मैग्नीज ऑक्सीकरण करने वाले जीवाणु महत्वपूर्ण होंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।